यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। दोस्तों, कल की सेशन में मैंने आपको कुछ 2 पेजेस पढ़ने के लिए कहा था। इफ यू रिमेंबर, पेज नंबर 10 एंड पेज नंबर 11 आपको पढ़ने के लिए कहा था। अगर हम अभी तक के डिस्कशन को देखें तो जो आपको पॉइंट्स भी स्टेट दिए उसके मुताबिक हम कह सकते हैं प्रिविलेजेस ऑफ एचडीसी में जो 4 प्रिविलेजेस हमने देखे और 2 एक्सेप्शन देखे अभी तक। बट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ हमने डिस्कस किया। सेवेंथ में कल हमने ट्रंकेटेड चेक, इलेक्ट्रॉनिक चेक, बैरर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, अकाउंट पे क्रॉसिंग, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, ये सब के बारे में डिस्कस किया। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9 में इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, ये मैंने आपको कल पढ़ने के लिए कहा था। क्या सब 8 एंड 9 आपको पढ़ने के लिए कहा था, याद है, इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट था, करेक्ट। अभी वो डिस्कशन हम लोग करेंगे। आज मैं आपको, सुन लो, अकोमोडेशन बिल, इनकॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट, एस्क्रो, एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट, फिक्टिशियस इंस्ट्रूमेंट बताऊंगा। अनलॉफुल इंस्ट्रूमेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया। हमारे 4th प्रिविलेज में अनलॉफुल इंस्ट्रूमेंट हमने देखा। प्रिविलेजेस ऑफ एचडीसी में अनलॉफुल इंस्ट्रूमेंट देखा है। फोर्स्ड इंस्ट्रूमेंट में मैंने हमने डिस्कस कर लिया, करेक्ट। ये नेगोशिएशन एंड इट्स मेथड्स, एंडोर्समेंट एंड इट्स टाइप्स, ये पूरा थ्योरी है जिसमें हम इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर लेंगे। 13 नेगोशिएशन वर्सेस असाइनमेंट इज अगेन थ्योरी, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेगोशिएशन बैक, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। वक्त मिला तो बाउंसिंग ऑफ चेक्स आपसे डिस्कस कर लूंगा आज के सेशन। इज इट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सबसे पहले जो आपको कल मैंने कहा था पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 पढ़ने के लिए, तो पेज नंबर 10 पर आ जाओ। डिफरेंस ऑफ होल्डर एंड होल्डर ड्यू कोर्स अगर आपने पढ़ा है घर में तो आई होप यू कैन मेक आउट द डिफरेंसेस। जैसे पहला डिफरेंस जो दिया है उसमें होल्डर में दिया है क्या, हाँ, पोसेसर और पे। एक तो उसका नाम है या उसका पे है, पोसेसर और पे विदाउट कंसीडरेशन। यहाँ पर हम कहेंगे पोसेशन ओनली फॉर, फिर हम कहेंगे बिफोर और आफ्टर मैच्योरिटी, यहाँ पर कहेंगे बिफोर इट्स मैच्योरिटी, यहाँ पर कहेंगे इन गुड फेथ, यहाँ पर कहेंगे सॉरी, यहाँ पर हम कहेंगे नॉट ऑब्टेन, becomes holder even if it does not obtain in good faith, must obtain in good faith, cannot sue all prior parties, can sue all the prior parties। उसके बाद सेक्शन 26 अगर आपने पढ़ा होगा तो 26 में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत ड्रॉवर, ड्रॉई या मेकर पे बनने के लिए पर्सन मस्ट बी हैविंग कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। उनका कहना है minor cannot be a party on a negotiable instrument. However, minor can be a payee, minor can be a drawer, minor can be an endorser, minor can be an endorsee। देखो, minor को इनकमिंग फ्री है, minor के लिए आउटगोइंग नहीं होता। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ चुके हैं। तो माइनर के लिए इनकमिंग फ्री है मतलब क्या, प्रॉमिसर नोट में मैं मेकर हूं, मैंने एक माइनर को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें पे करूंगा 28,000 को 10,000, तो आई एम प्रॉमिसिंग टू पे। माइनर को तो इनकमिंग है ना, वहां पर माइनर पे ही बन सकता है। एक माइनर ने बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ बिल मुझ पर ड्रॉ किया, ड्रॉवर बन सकता है। ये सुनो, तो हम कहते हैं नॉर्मली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत हर व्यक्ति कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। A person shall be liable on a negotiable instrument only if he is capable of contracting. However, in case of a minor may draw, endorse, deliver and negotiate any instrument. All parties shall be bound on such negotiable instrument. But minor का भी bound होगा नहीं, minor shall not be bound on negotiable instrument. क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, can a minor be a party to a negotiable instrument? आपको कहना है as per Indian Contract Act, only a person
who is a major person of sound mind and not disqualified by law can enter into contact, and he must be a person having capacity to contact. In case of a minor, he can draw, endorse, deliver and negotiate any negotiable instrument. However, all the parties in this case will be liable to the minor, but minor himself cannot be made liable on the negotiable instrument. So minor can be a party, but only as a payee, as a drawer, as an endorser and all that. ये सब आप लिख सकते हो ना? बढ़ो आगे। फिर आपने ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पढ़ा होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू पर्टिकुलर पर्सन, तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में मार्क करूंगा पेबल टू अ स्पेसिफाइड पर्सन और इज ऑर्डर, और वो कैसे होता है? बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। बेरर इंस्ट्रूमेंट में मैं कहूंगा पेबल टू बेरर, उसमें दिया है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑन विच लास्ट एंडोर्समेंट इज ब्लैंक, ये दोनों बेरर है। पेबल टू बेरर तो हम कहेंगे चेक के केस में होगा। चेक में मैंने चेक ड्रॉ किया, आपका नाम चेक पर नहीं लिखा, साइन करके अमाउंट लिख के आपको दे दिया, तो बेरर चेक आप क्या है? वो चेक वाले है। बट मैंने एक प्रोमिसर नोट जिसमें मैं मेकर था, मैंने आपका नाम नहीं लिखा एज अ पे, और वो प्रोमिसर नोट लिख दिया आई प्रॉमिस टू पे 10,000 ऑन 28th of Jan, आपका नाम पे का नाम नहीं है उस पर, तो वैलिड प्रोमिसर नोट नहीं है, बिकॉज़ प्रोमिसर नोट में मेकर एंड पे दोनों का नाम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं बेरर इंस्ट्रूमेंट में हम कह रहे हैं लास्ट एक तो पेबल टू बेरर होना चाहिए, तो ये पेबल टू बेरर सिर्फ कौन से केस में होगा? चेक के केस में, बिकॉज़ प्रोमिसर नोट हो, बिल ऑफ फिक्शन हो, उनके केस में तो पार्टी सर्टन होती है। हाँ, तो लास्ट एंडोर्समेंट ब्लैंक जो है ना, वो प्रोमिसर नोट और बिल ऑफ फिक्शन में हो सकता है। कैसे? देखो लास्ट एंडोर्समेंट ब्लैंक कैसे होता है? ए ने एक बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, बी ने साइन करके ए को दिया, ए ने आगे सी को एंडोर्स करके ए ने अपना साइन किया, सी का नाम लिखा, सी ने आगे डी को देते वक्त सी ने अपना साइन किया, डी का नाम नहीं लिखा और डी को दे दिया। अब बिल डी के हाथ में, लास्ट एंडोर्समेंट जो डी को हुआ था इट वाज डन इन ब्लैंक, इसमें सी ने सिर्फ साइन किया था, डी का नाम नहीं लिखा था, तो डी के हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, तो हम इसको बेरर मानेंगे। इवन दो ये चेक बेरर नहीं है, ये बेरर चेक नहीं, क्या है? बिल ऑफ एक्शन है। बिल ऑफ एक्शन में तो पार्टी सर्टन होनी चाहिए, पार्टी सर्टन है, ड्रॉ ड्रॉ ये है, बट ये एंडोर्समेंट जो हुआ है लास्ट एंडोर्समेंट वो ब्लैंक में हुआ है, तो ये भी बेरर हुआ। तो बेरर इंस्ट्रूमेंट के दो पहलू, एक तो पेबल टू बेरर है, या फिर जिस पर लास्ट एंडोर्समेंट क्या है? ब्लैंक है। फिर दिया इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड। इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड का अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं कहूंगा सबसे बेस्ट है चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, एंड आपने सुना होगा एट साइट बिल, एट साइट बिल पेबल एट साइट, एट साइट है तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें कोई 3 days ऑफ ग्रेस होता नहीं है। तो इंस्ट्रूमेंट्स पेबल ऑन डिमांड में मैं कहूंगा ऑन विच टाइम फॉर पेमेंट इज नॉट स्पेसिफाइड, चेक एग्जांपल है उसका, या फिर मे बी presented for payment at any time, not entitled to any days of grace. Time instrument. Time instrument में क्या किया? In which time for payment is specified. Payable on a specific day, after specified period, after sight, on happening of an event. ये सारे क्या है? Time instrument है. After a sight bill है तो time instrument. At sight है तो demand instrument. सब है ना? मैच्योरिटी ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और डेज ऑफ ग्रेस। मैच्योरिटी ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या दिया? देखो डिमांड इंस्ट्रूमेंट है तो नॉट एंटाइटल्ड टू डेज ऑफ ग्रेस। एग्जांपल क्या दिया हमने? पेबल ऑन डिमांड, एट साइट और ऑन प्रेजेंट, ये सारे डिमांड है। सब लोग है क्या मेरे साथ? आर यू देयर विद मी? यू नॉट देयर? हां, then time instrument में are entitled to 3 days of grace. 3 days of grace है तो उस 3 days of grace के अंदर क्या लिखा है? On a specified day, after sight, after specified period, on happening of an event. ये सारे केसेस में 3 days of grace मिलेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अगर डिमांड इंस्ट्रूमेंट है तो कोई 3 days of grace नहीं है, वो कौन सा होता है? At sight, on demand और on presentment. After sight, on a specified day, after a specified period or happening of an event, उसमें 3 days of grace है। अब rules for 3 days of grace कैसे है? अगर वो थर्ड डे पब्लिक हॉलिडे के दिन होता है मैच्योर्ड, तो आप सबको पता है उस केस में प्रीसीडिंग होता है ना,
नेक्स्ट प्रीसीडिंग बिजनेस डे 15 अगस्त के दिन है तो 14 अगस्त होगा। अरे ये सुनो पब्लिक हॉलीडे, बट अगर इमरजेंसी हॉलीडे है तो नेक्स्ट सक्सीडिंग बिजनेस डे। फिर नोट में लिखा है if in a relevant month there is no corresponding day, the last day for such month shall be taken। मतलब मैंने 31st जैन को एक बिल ड्रॉ किया और लिखा उस बिल पर पेबल 1 मंथ आफ्टर सेट, पेबल 1 मंथ आफ्टर सेट। अब 31st जैन को बिल ड्रॉ हुआ है, 1 मंथ फरवरी में 28 फरवरी है, यस और नो? तो 1 मंथ आफ्टर सेट मतलब ये 28 फरवरी को मैच्योर होगा और उसके बाद 3 डेज ऑफ ग्रेस। या मैं लिखा पेबल 1 मंथ एट साइट, तो ये 28 फरवरी को ही पे होगा। यस और नो? सब समझ रहे? क्योंकि एट साइट है तो 3 डेज ऑफ ग्रेस नहीं है, आफ्टर साइट है तो 3 डेज ऑफ ग्रेस होगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिलेवेंट मंथ 31 जैन को मैंने ड्रॉ किया था, फरवरी में कोई रिलेवेंट डेट नहीं 31 का, तो उन्होंने क्या दिया इफ इन अ रिलेवेंट मंथ देयर इज नो कॉरेस्पॉन्डिंग डे द लास्ट डे ऑफ सच मंथ शैल बी टेकन। फरवरी में 31 नहीं है तो 28 दिया जाएगा। अरे बोलो। देन आपने इनलैंड इंस्ट्रूमेंट जो पढ़ा होगा, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट को लेकर मैं आपको कह दूं, स्क्रीन पर देखना, किसी भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए उस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम कहते हैं इट मस्ट बी ड्रॉन इन इंडिया एंड मैं दूंगा ड्रॉई is a person resident in India। अगेन एंड एक है, थर्ड एरर में कहूंगा, सॉरी थर्ड एरर में और आएगा, सेकंड थर्ड के बीच में और आएगा, वहां पर लिखूंगा और टेबल इन इंडिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट इसके लिए ए, सेकंड के लिए बी, थर्ड के लिए सी, और इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए मैं लिखता हूं एक तो एबीसी होना चाहिए या फिर एबी होना चाहिए या फिर एसी होना चाहिए। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए ये तीन ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, एबीसी, एबी और एसी। मतलब क्या है, जो फर्स्ट कंडीशन है ए वो कंपलसरी मैंडेटरी है, इसलिए फर्स्ट के बाद मैंने एंड लिखा था और सेकंड और थर्ड के बीच में और है, मतलब बी और सी में से कोई भी ए हुआ तो भी चलेगा, बट ए अकेला होके नहीं चलेगा, इसलिए ए एंड लिखा। समझ रहे क्या? मतलब अगर कोई बिल, ध्यान रखना, ड्रॉन इन इंडिया है, ड्रॉइंग पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, और बिल पेबल आउटसाइड इंडिया है, तब भी वो बिल इंडियन इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज़ ए और बी फुलफिल हो रहा है। अगर कोई बिल इंडिया में ड्रॉ हुआ है, पेबल इन इंडिया है, भले ड्रॉइंग आउटसाइड इंडिया है, तब भी वो इंग्लैंड है, एसी फुलफिल हो रहा है। पर अगर कोई बिल ड्रॉ इन इंडिया है, ड्रॉइंग इन इंडिया है, पेबल इन इंडिया है, तो ऐसे भी इंग्लैंड है। बट जो बिल एबीसी, एबी और एसी के कैटेगरी में नहीं आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली फॉरेन है। तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज नॉट इनलैंड इज फॉरेन। मतलब एक तो सिर्फ ड्रॉ इन इंडिया है, ड्रॉइंग इंडिया के बाहर है, पेबल आउटसाइड इंडिया है, तो फॉरेन हो जाएगा। अरे ये सो तो इस कदर वो समझना बहुत आसान है। बढ़ू में आगे आते हैं अकोमोडेशन बिल में ना। आप सबने ये पढ़ा है अकोमोडेशन बिल, बिल अकोमोडेशन, जिसको हम कहते हैं विदाउट कंसिडरेशन। बिल ऑफ अकोमोडेशन इज विदाउट कंसिडरेशन, उसमें कोई कंसिडरेशन होता है क्या? नहीं, सबको पता है ना। अब स्क्रीन पर देखो, मैं एक एग्जांपल ड्रॉ चाहता हूं, नोट्स में लिख सकते हो अकोमोडेशन बिल को लेकर। ए ने बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया ऑफ रुपीज 10,000 पेबल आफ्टर 1 मंथ, ए ने ड्रॉ किया, ठीक है। This was an accommodation bill. This was an accommodation bill.
मतलब ए को बी से कोई पैसा आना नहीं था, ए को जरूरत थी पैसों की, इसलिए उसने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बी ने 100 करके दिया ताकि ए बाद में क्या करेगा, बिल डिस्काउंटिंग करके लेगा और ड्यू डेट से पहले बी को पैसा दे देगा, बी बैंक को ऑनर कर देगा। ऐसा दोनों में समझौता था। तो ए और बी का जो अकोमोडेशन बिल है हम कहते हैं इट इज विदाउट कंसिडरेशन। सब लोग हैं। बी ने वो बिल एक्सेप्ट किया है और बिल किसके हाथ में, ए के हाथ में। अब सुनो, सेम वे पर बी ने भी एक बिल ड्रॉ किया है ए के ऊपर फॉर रुपीज 10,000 पेपर आफ्टर 2 months। ये बी के अकोमोडेशन के लिए। जब ए ने अपने अकोमोडेशन के लिए बी पर बिल ड्रॉ किया तो बी ने अपने अकोमोडेशन पर ए पर बिल ड्रॉ किया, जो पेपर आफ्टर 2 months है, 10,000 का ही है। यहां पे सब लोग है। तो हम कह सकते हैं जो बिल ड्रॉ कर रहा है यहाँ पे एक्चुअली, जो बिल अकोमोडेशन बिल में जो पार्टीज होते हैं उनको कहते हैं अकोमोडेटिंग पार्टी एंड अकोमोडेटेड पार्टी। मतलब जो ड्रॉ करता है उसे हम कहते हैं अकोमोडेटेड पार्टी। जो अकोमोडेट करता है उसे हम कहते हैं अकोमोडेटिंग पार्टी। अकोमोडेटिंग कौन कर रहा है, बी ने ड्रॉ करने पर ए, बट किसके अकोमोडेशन के लिए हो रहा है, बी के लिए। तो बी इज द अकोमोडेटेड पार्टी, मतलब अकोमोडेटेड पार्टी इज द ड्रॉवर एंड अकोमोडेटिंग पार्टी इज द ड्रॉइंग। ए और बी के केस में एग्जैक्टली उल्टा होगा। ए क्या होगा, अकोमोडेटेड पार्टी और बी होगा अकोमोडेटिंग पार्टी। अरे बोलो ना, दोनों बिल 10,000 के ना, समझ गए। अब सुनो, ड्यू डेट पर जब ये बी का बिल ड्यू डेट पर मैच्योर्ड हो गया, ड्यू डेट पर बी क्या हो गया, मैच्योर्ड हुआ। बी के मैच्योर्ड होने के बाद बी वो बिल जो ए को प्रेजेंट करना चाहिए था फॉर पेमेंट, बी ने वो बिल अपने एक क्रेडिटर सी को दे दिया। किसको दिया, अगेंस्ट पेमेंट। और सी को कहा तुम जाके ए से रिकवर करो। अब सी को नहीं पता है कि ए ने जो बिल एक्सेप्ट किया बी को वो अकोमोडेशन बिल है। सी ने तो गुड फेथ में लिया, बट गुड फेथ में लिया कब लिया, आफ्टर मैच्योरिटी। इट इज नॉट ऑन मैच्योरिटी, और हम कह सकते हैं इट इज नॉट बिफोर मैच्योरिटी। मैच्योर्ड होने के बाद बी ये बिल जाके सी ए को प्रेजेंट करने वाला था और पे कराने वाला था, बट उस केस में जब क्रेडिटर आ गया तो बी ने किसको हैंड ओवर कर दिया, सी को एंडोर्स कर दिया। अब सी क्या में मिला, सी ने गुड फेथ में लिया, फॉर कंसेशन लिया, हमने क्या फॉर कंसेशन मतलब वैल्यू में लिया। सी को बी से पैसा आना था 10,000, बट वो आफ्टर मैच्योरिटी लिया। तो सी एच डी सी नहीं है, सी सिर्फ होल्डर है। सी सिर्फ कौन है, होल्डर। सी गया ए के पास, ए ने डिसऑनर कर दिया, ए ने पे नहीं किया बिकॉज़ अकोमोडेशन बिल था। ए ने कहा भैया बी से मुझे कोई पैसा आया ही नहीं तो मैं तुम्हें क्यों दूं। अकोमोडेशन बिल में मैंने बिल एक्सेप्ट किया था ताकि बी को फायदा मिले। बी ने कोई फायदा दिया नहीं, ना ही मुझे कोई पैसा दिया, तो मैं तुम्हें क्यों दूं। ए ने डिसऑनर कर दिया, ए ने डिसऑनर कर दिया। अब सी अगर एचडीसी होता तो प्रायर पार्टी से रिकवर करता, बट सी तो होल्डर है। और एक अकोमोडेशन बिल इस कदर अगर सी के हाथ में आ गया, सी होल्डर है, वो तो पूरा फंस गया। अकोमोडेशन बिल को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कोई वैलिडिटी नहीं है। हम कहते हैं अकोमोडेशन बिल इज नॉट अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिकॉज़ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का इंपॉर्टेंट फीचर है इट इज ऑलवेज विद कंसीडरेशन। अगर वो विदाउट कंसीडरेशन है तो वो बिल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। अगर वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो उसकी यहाँ पर जगह क्यों है, सेक्शन 43 में वो क्यों पढ़ाया जा रहा है। अरे भाई वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बट उन दो पार्टीज के लिए, ए और बी के लिए। कोई थर्ड पार्टी अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट गुड फेथ में ले लेगा वो तो बुरा फंस जाएगा। और इसलिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप कहता है अगर ए ने डिसऑनर कर दिया, भले ही सी होल्डर है, भले ही सी होल्डर है, सी हैज अ राइट टू रिकवर फ्रॉम एनी ऑफ द प्रायर पार्टीज। सी हैज अ राइट टू रिकवर फ्रॉम एनी ऑफ द प्रायर पार्टीज। मतलब इस केस में सी बी के पास जाकर वो पैसा रिकवर कर सकता है ये कहते हुए कि ए ने डिसऑनर कर दिया, ए ने डिसऑनर कर दिया, सी बी से रिकवर कर सकता है। बी सी को ये नहीं कह सकता आई एम नॉट लायबल टू यू, बी विल बी लायबल टू सी इवन दो ए और बी का बिल कौन सा था, अकोमोडेशन बिल था। अरे बोलो सब लोग काउंट लिमिट ट्विस्ट।
मान लो ड्यू डेट पर इस बिल के बी ने सी को नहीं दिया होता, बी गया होता ए के पास, बी ए के पास गया और ए ने डिसऑनर कर दिया, तो अब ए ने डिसऑनर करने पर क्या बी ए के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है कि? द आंसर लॉ से नो। अगर बी ए के पास जाता है और ए डिसऑनर करता है तो बी सूट फाइल नहीं कर सकता है, बिकॉज अकोमोडेशन बिल में जो ओरिजिनल पार्टीज होते हैं उनको एक दूसरे के प्रति कोई राइट नहीं होता, उनको एक दूसरे के प्रति कोई राइट नहीं होता है, बिकॉज इट इज नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये अकोमोडेशन बिल के तहत ये सिर्फ थर्ड पार्टीज के बेनिफिट के लिए बना है, ये सेक्शन 43। मतलब बी अगर ए के पास जाता है, ए डिसऑनर करता तो बी ए को सूट फाइल नहीं कर सकता है। बी अगर सी को एंडोर्स कर रहा है, सी ए के पास जा रहा है, ए डिसऑनर कर रहा है, सी चाहे तो बी से या चाहे ए के ऊपर सूट फाइल करके रिकवर करे, बट सी उस केस में रिकवर कर सकता है। अरे बोलो भाई, सब लोग ये, अरे बोलो ना। ओके चलो और एक ट्विस्ट करते हैं। ड्यू डेट पर इस बिल के जब बी को पता था कि वो रिकवर नहीं कर सकता है ए से, तो बी ने क्या कर दिया, ये बिल गिफ्ट में दे दिया सी को। सी को कैसे दे दिया? गिफ्ट में। सब लोग हैं पक्का? ये सोच के बी ने सोचा यार मैं जाऊंगा ए के पास, ए डिसऑन करेगा तो ये दे नहीं पाएगा। बी ने सी को एंडोर्स कर दिया गिफ्ट में और सी को बोला तू जा ए के पास। अरे सुनो, सी ए के पास गया, ए ने डिसऑन कर दिया, सी ए के पास जाता है, ए डिसऑन कर दिया, सी बी से रिकवर कर सकता है कि नहीं? लॉस इज नो, बिकॉज ए और बी का, एक सेकंड सुनो, ए और बी का भी इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन, बी ने भी सी को विदाउट कंसिडरेशन दिया है, तो वो कहते हैं अकोमोडेशन बिल में जब तक वो विदाउट कंसिडरेशन जा रहा है उसमें किसी भी पार्टी को कोई राइट नहीं है, उसमें किसी भी पार्टी को कोई राइट नहीं है। मतलब अगर इस केस में ए डिसऑन करे तो सी को कोई राइट नहीं है, बिकॉज बी ने सी को कैसे दिया? गिफ्ट में। मैं जो बोल रहा हूं समझ? फिर मान लो मैं और एक ट्विस्ट कर रहा हूं, बी ने सी को गिफ्ट में नहीं दिया, बी ने सी को वैल्यू में दिया, कंसिडरेशन में दिया। सी के पास आने के बाद सी ने वो आगे डी को गिफ्ट में दे दिया। अब डी गया ए के पास, ए ने डिसऑनर कर दिया, क्या डी रिकवर कर सकता है? द लॉ सेज यस। डी किससे रिकवर कर सकता है? डी बी से रिकवर कर सकता है। क्यों? अरे गधो, यहां पर ध्यान रखना है आपको, डी इस केस में बी से क्यों रिकवर कर सकता है? डी इस केस में भले बी या सी दोनों से रिकवर कर सकता है। जैसे ही अकोमोडेशन बिल में, जैसे ही एक अकोमोडेशन बिल में कंसेशन आ जाएगा, कंसेशन आने के बाद आगे वो भले गिफ्ट में चला गया तो जिसके ट्रांसफरर का जो राइट होगा, ट्रांसफरर का जो राइट होगा वही राइट ट्रांसफर का होगा। मतलब यहां पर सी के पास राइट था ए के डिसऑनर करने के बाद बी से रिकवर करना, तो डी इस केस में ए के डिसऑनर करने पर सी से नहीं, सॉरी, बट बी से रिकवर कर सकता है। द राइट ऑफ द ट्रांसफरर विल बी द राइट ऑफ ट्रांसफर, जैसे हमने एचडीसी के केस में देखा था। अरे बोलो, क्योंकि हम यहां पर कह रहे सी के पास तो कंसेशन आया था ना, अगर सी के पास कंसेशन आ गया तो अब वो अकोमोडेशन बिल नहीं रहा, अब वो अकोमोडेशन बिल नहीं रहा। सबको समझ रहा है? अरे बोलो भाई, तो मेरे साथ आओ, अब वहां पर आपके नोट्स में पढ़ो क्या लिखा है, वन बाय वन, जो भी एग्जाम्पल में डिस्कस किया उससे मैच होता है थ्योरी से। पढ़ो फर्स्ट लाइन लाउडली, क्या लिखा है? When it is drawn, accepted or endorsed without any concession and for the help of a party, it is called an accommodation bill. A negotiable instrument creates no obligation of payment between the parties if it is made, drawn, accepted, endorsed or transferred without consideration. पार्टीज के बीच में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब बोलो ये accommodation bill में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आगे, but if such instrument has been transferred by holder to any person for consideration, he or any transferring from him can recover from all prior parties. He or any transferring from him, तो यहां पर सी ने डी को दिया था तो डी या सी बी से रिकवर कर सकते हैं? अरे बोलो ना, आगे पढ़ो। अच्छा सुनो, आगे बढ़ने से पहले मैं कह रहा हूं डी गया बी के पास, ए डी डिसऑर्डर करने पर डी किसके पास गया? बी के पास। बी ने डी को पे कर दिया, बी ने डी को पे करने के बाद अब बी ए से रिकवर कर सकता है कि? लॉस इज नो। भले ही ए का ड्यू डेट पर ए का लायबिलिटी था, ए ने डिसऑर्डर कर दिया,
डी गया बी के पास, बी ने डी को पे कर दिया, तो भी बी ए से रिकवर नहीं कर सकता बिकॉज बी और ए अकोमोडेशन पार्टीज के ओरिजिनल पार्टीज है। तो वो क्या कहते हैं पॉइंट नंबर 4 पढ़ो उधर के, अल्टीमेट लायबिलिटी शुड बी ऑफ द पार्टी फॉर हुज अकोमोडेशन द इंस्ट्रूमेंट वाज मेड। बी के अकोमोडेशन के लिए एक्सेप्ट किया ना, तो अल्टीमेट लायबिलिटी किसका है? बी का है। अरे बोलो ना, द अकोमोडेटेड पार्टी हमारे एग्जांपल में बी है, कैन नॉट आफ्टर ही हैज पेड द बिल रिकवर फ्रॉम एनी पार्टी। मतलब अकोमोडेटेड पार्टी इस केस में अकोमोडेटिंग पार्टी से रिकवर नहीं कर सकता। अगर अकोमोडेटिंग पार्टी ने डिसऑन किया, सब लोग है मेरे साथ? पक्का लॉक कर दो, अकोमोडेशन बिल हो गया। बढ़ूंगा आगे, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? इनकॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट। क्या है? इनकॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट। इनकॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट को समझते हैं। इनकॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन क्या दिया? क्या दिया? सेक्शन 20। हमने 4 प्रिविलेजेस देखे, कितने? 4 एसडीसी के, और 2 एक्सेप्शन देखे। ये जो इनकॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट में बता रहा हूं ना, ये प्रिविलेज नंबर 6 है। कौन सा है? 6। हम बाद में वो डिस्कस करेंगे प्रिविलेज पढ़ दो, बट पहले इस इनकॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट को समझते हैं। इनकॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है इनकम्प्लीट, तो इनकॉर्पोरेट का मतलब लिखो इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। क्या? इनकम्प्लीट मतलब उसमें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कुछ फीचर्स इनकम्प्लीट है। अरे उस इंस्ट्रूमेंट में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? इनकम्प्लीट है, तब वो इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट होगा। अब द लॉ सेज किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इनकॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट बनने से पहले उसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनना होगा। अगर वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है पर उसके बाद कुछ फीचर्स इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है। सर एग्जांपल दो, दे रहा एग्जांपल। व्हाट इज नेम? दुर्गेश को मान लो मैंने 1 करोड़ का चेक दे दिया, पर उस चेक पर मैंने साइन नहीं किया। दुर्गेश ने चेक बैंक में प्रेजेंट किया, चेक क्लियर नहीं हुआ। दुर्गेश ने मेरे खिलाफ बाउंसिंग ऑफ चेक का केस कर दिया। केस बनता है कि नहीं बनता? तो लॉ से नहीं बनता है, बिकॉज़ मैंने जो दुर्गेश को चेक दिया था उस चेक पर मेरा साइन ही नहीं था। अगर साइन ही नहीं था तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, तो इनकम्प्लीट है नहीं। इनकम्प्लीट कब होगा? जब मैंने दुर्गेश के नाम से 1 करोड़ का चेक दिया, अमाउंट इन फिगर से 1 करोड़ लिखा, मैंने साइन लिखा, साइन दे दिया, बट अमाउंट इन वर्ड्स लिखना भूल गया या डेट लिखना भूल गया, तो ये इनकम्प्लीट हो गया। मतलब एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अगर जो पार्टी उसे ड्रॉ कर रहा है, जो पार्टी है वो प्रॉपर्ली साइन नहीं है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या वो प्रॉपर्ली स्टैम्प नहीं है, या वो डिलीवर नहीं किया है, तो उसको हम इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट मानते नहीं है, बिकॉज़ वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। मैंने चेक साइन किया 1 करोड़ साइन किया दुर्गेश के नाम से, डेट अमाउंट इन वर्ड फिगर सब लिखा और मेरे जेब में रखा दिया है उसको, तो भी वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बिकॉज़ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए इट हैज टू बी ट्रांसफर्ड। तो कहते हैं एक इंस्ट्रूमेंट को इनकॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट बनने से पहले उसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनना होगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए वो कहते हैं उस पर साइन होना चाहिए, वो डिलीवर होना चाहिए एंड वो प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड होना चाहिए। अगर एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्टैम्प्ड है, डिलीवर्ड है एंड साइंड है, तब वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तब वो इंस्ट्रूमेंट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अगर एक इंस्ट्रूमेंट साइंड है, प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड है एंड डिलीवर्ड है, तब वो इंस्ट्रूमेंट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, साइंड है, स्टैम्प्ड है, डिलीवर्ड है, बट इन तीनों के अलावा कोई और डिटेल्स मिसिंग है, इन तीनों में से एक भी मिसिंग है, तो वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। ये तीनों होने चाहिए, इन तीनों के अलावा कुछ और मिसिंग है तो इनकम्प्लीट है। बट अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्टैम्प्ड ही नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज स्टैम्प्ड ही नहीं है, इट इज नॉट अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। प्रॉमिसरी नोट स्टैम्प्ड ही नहीं है, नॉट अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चेक स्टैम्प नहीं होता, चेक के ऊपर स्टैम्प की जरूरत नहीं होती। हाँ, बट साइंड, स्टैम्प एंड डिलीवरी ये तीनों कंपल्सरी है। इन तीनों को छोड़कर कोई और चौथा डिटेल मिसिंग है तो इनकम्प्लीट है। इसलिए बोल दिया साइंड, डिलीवर्ड एंड स्टैम्प, ये तीनों होने चाहिए फॉर एन इंस्ट्रूमेंट टू बिकम अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सब लोग हैं पक्का? अब मेरे पास स्क्रीन पर देखो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अब लिख सकते हो चौथा एग्जांपल। ए ने एक चेक
अपना साइन करके बी का नाम लिखे, बी और ऑर्डर कहते हुए अमाउंट इन फिगर्स लिखकर, डेट लिखकर बी को दे दिया। इस चेक पर अमाउंट इन वर्ड्स मिसिंग था। ए क्या क्या अपना साइन किया, बी का नाम लिखा, डेट लिखा, अमाउंट इन फिगर्स लिखा और बी को दे दिया। तो ए ने बी को कौन सा इंस्ट्रूमेंट दे दिया? इन कौन है? बिकॉज़ इसमें साइन है, एक वर्ड है, स्टैंड तो होता नहीं है, बट इसमें क्या मिसिंग है? अमाउंट इन वर्ड्स। तो हम कहेंगे ए कौन है? पर्सन हु डिलीवर्ड एंड इन कौन सा इंस्ट्रूमेंट? इस चेक पर अमाउंट इन फिगर्स ए ने लिखा था 50,000, सॉरी 5,000। अमाउंट इन फिगर्स कितना लिखा था? 5,000, बिकॉज ए को बी का कितना देना था? 5,000। तो ए ने 5,000 लिख दिया और बी को दे दिया चेक, पर चेक क्या है? इनकम्प्लीट। ए ने बी को दिया तो बी कौन हुआ? इस चेक का होल्डर है। बी कौन है? अरे होल्डर है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है? होल्डर है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है? क्यों होल्डर? होल्डर के उसके पास तो कंसेशन में है, मैच्योरिटी से पहले है। बी के पास कंसेशन में है, मैच्योरिटी से पहले है, तो बी एचडीसी हुआ ना? हाँ बोल रहे थे। बी एचडीसी नहीं हुआ, बी भले कंसेशन लेता है, बिफोर मैच्योरिटी लेता है, बट वो इन गुड फेथ नहीं है। बी हिमसेल्फ इज द पार्टी, बी हिमसेल्फ इज द पार्टी ऑफ द चेक ना, बी के नाम से चेक है। जब ओरिजिनल पार्टीज होते हैं वो कभी एचडीसी नहीं होंगे, वो होल्डर होंगे। अरे बोलो ना, तो बी होल्डर है। इस बी को सी का 50,000 रुपए देना था। कितना? 50,000। बी के पास जो चेक आया वो इनकम्प्लीट है, इन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? बी देखता है अरे अमाउंट इन वर्ड्स मिसिंग है, ये इनकम्प्लीट है। बी के दिमाग में एक आइडिया आती है, बी सोचता है इन कौन है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है एवरी पर्सन हु इज द होल्डर ऑफ एन इनकॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट। क्या कहता है? एवरी पर्सन हु इज द होल्डर ऑफ एन इनकॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट गेट्स प्राइमा फेसी अथॉरिटी टू कंप्लीट द इंस्ट्रूमेंट। प्राइमा फेसी मतलब क्या? फर्स्ट राइट टू कंप्लीट द इंस्ट्रूमेंट। होल्डर गेट्स फर्स्ट राइट टू कंप्लीट द इंस्ट्रूमेंट। बी ने तो कहा भाई ये इनकम्प्लीट है, मेरे पास राइट है इसे कंप्लीट करने का। बी ने उस चेक के ऊपर जिस पर ए का साइन था, बी का नाम था, बी ने उस 5,000 के आगे एक जीरो ऐड कर दिया और अमाउंट इन वर्ड्स लिख दिया 50,000 और बी ने उस चेक के पीछे अपना साइन कर दिया और वो चेक सी को दे दिया। सी के पास वो चेक आया, सी ने देखा बी का नाम है, बी ने एंडोर्स किया, बी सी गुड फेथ में लेता है, सी को बी से पैसा आना था, फॉर कंसेशन लेता है, बिफोर मैच्योरिटी लेता है, सी इज एचडीसी। सी को क्या पता कि बी ने जीरो ही ऐड किया? सी को क्या पता कि बी ने अमाउंट इन वर्ड्स 50,000 खुद लिखा? अरे बोलो भाई, सी ने तो गुड फेथ में लिया ना। अब सवाल ये आता है, सी एचडीसी है, बी होल्डर है, एक इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, इनकॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट पर सुन लो, इनकॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट पर होल्डर को क्या राइट होता है? Holder has the only right, prima facie authority to complete the instrument for any amount what he deems fit so. For any amount what he deems fit so. Holder ने 5,000 को 50,000 कर दिया. Number 2, HDC has the authority to recover such bill from the original drawer. मतलब C अगर ड्यू डेट पर ये चेक जमा कर दे, सी अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दे, चेक क्लियर हो जाए 50,000 का, एक अकाउंट में बैलेंस था, चेक क्लियर हो गया 50,000 का। अब ए सी से 45,000 रिकवर नहीं कर सकता है। ए सी के पास गया, अरे मैंने 5,000 का चेक दिया था, 50,000 कैसे हो गया? 45 मुझे वापस दे। सी कहता मुझे नहीं जानता, मेरे पास 50,000 का चेक आया था, मैंने डिपॉजिट किया, मेरे को मिल गया 50,000। तो ए सी से 50,000 में से 45,000 वापस ले नहीं सकता। Negotiable instrument act says C has the authority to recover the entire 50,000, even though he had authorized only 5,000. Even though he had given check only for 5,000, C has the authority to recover entire 50,000. कुछ लोग बोलते सर एक अकाउंट में बैलेंस ही नहीं था,
ठीक है, में 5,000 था, सी अगर जमा कर दे और 5,000 बैलेंस का चेक बाउंस हो गया, सी हैज द राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट ए टू रिकवर 50,000। मतलब सी हैज अथॉरिटी टू रिकवर एंटायर 50,000। सी इज एचडीसी, यही तो प्रिविलेज हमने देखना है एचडीसी में। एचडीसी के पास प्रिविलेज है, इवन दो द अमाउंट मेंशन्ड on the check is more than the amount authorized, still she has authority to record the entire amount. But कहानी में twist, अगर ये चेक बी साइन करके सी को नहीं देता, बी इस चेक के ऊपर 5,000 के आगे जीरो ऐड करता, 50,000 खुद 50,000 लिखता वहां पे, और बी खुद के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करता, 50,000 क्लियर भी हो जाते, तब भी ए के पास राइट होता बी से फिर से 45,000 लेने का, because the law says holder has an authority to recover only that much amount what he was authorized to recover. Holder can recover only that much what he was authorized to recover. मतलब बी खुद के अकाउंट में जमा करता तो 5,000 ही लेगा, शुरू से अच्छा ना, फिर बी सी को दे दे, बी का 5,000 का कर्जा हो गया, देखो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत सी को 5,000 मिल जाएगा, एसी को लायबल है, बट नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत ए बी पर फ्रॉड का केस करेगा, बट अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ रहे तो हम उसके बाद उधर जाएंगे नहीं, ए बी के ऊपर केस करके 45 रिकवर कर लेगा, बट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत सी सफर नहीं होना चाहिए, इसलिए वो इनकम्प्लीट को कंप्लीट कर दिया, तो भी वो वैलिड माना गया। अरे बोलो हाँ, बट अगर बी इनकम्प्लीट को कंप्लीट करके खुद के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करे तो भी 5,000 से ज्यादा रिकवर नहीं कर सकते, ये लॉ ही कहता है। क्या दिया पढ़ो में सब उधर, थर्ड पॉइंट इनको द इंस्ट्रूमेंट में द होल्डर गेट्स, हमारे एग्जांपल में होल्डर कौन था, बी था, गेट्स प्राइमा फेसी मतलब क्या, फर्स्ट अथॉरिटी टू मेक और कंप्लीट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आगे इफ द अमाउंट इज ब्लैंक देन अदर पर्सन कैन कंप्लीट फॉर एनी अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कवर्ड बाय द स्टैम्प। चेक के केस में स्टैम्प नहीं होता है, तो इसके स्टैम्प का पॉइंट नहीं अगर नॉट फॉर एनी अमाउंट आएगा ना वहां पर, नीचे लायबिलिटी पढ़ो, लायबिलिटी ऑन इनकोद इंस्ट्रूमेंट, राइट ऑफ अ पर्सन टू हुम एन इनकोद इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर्ड, ब्रैकेट में कौन आएगा, होल्डर, होल्डर के पास क्या राइट है, पढ़ो, he can recover only such amount as he was authorized to fill, और नीचे राइट ऑफ एसडीसी में क्या लिखा है, he can recover the whole amount stated in the instrument but not exceed the amount called by stamp, ये चेक में आएगा नहीं, अरे समझा नहीं, पक्का प्रिविलेज नंबर 6 तुरंत देख लो आप लोग, ये देखने के बाद मैं चाहूंगा प्रिविलेज नंबर 6 में आ जाओ, वो प्रिविलेज नंबर 6 पढ़ो सब लोग, लाउडली पढ़ो मेरे साथ, क्या लिखा है, ब्रैकेट वाला पार्ट स्किप करो, पहले ब्रैकेट के बाहर का पार्ट पढ़ो। एचडीसी कैन क्लेम फुल अमाउंट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इवन दो सच अमाउंट इज इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ऑथराइज्ड बाय द पर्सन डिलीवरिंग एन इनकॉर्पोरेट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अरे बोलो भाई, SDC can claim full amount even though such amount is in excess of the amount authorized। पक्का ये किसका फायदा है, SDC होने का। इनको आते सबको समझा, इनको आते के नीचे आ जाओ, वहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया, एस्क्रो। एस्क्रो के उधर आप लिख सकते हो, ये हमारा प्रिविलेज नंबर 5 है, 5th प्रिविलेज है, बाद में देखेंगे। एस्क्रो क्या है, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड। उधर आप मार्क कर सकते हो, negotiable instrument delivered for a special purpose like collateral security or for safe custody and not for purpose of negotiation is called an escrow। जब एक negotiable instrument को हम जमानत के तौर पे सेफ्टी के लिए देते हैं, फर्दर नेगोशिएशन के लिए नहीं देते, उसे हम escrow मानते हैं। क्या मानते हैं? Let us see on the screen what it is. What is it? X और Y में XYO कुछ गुड्स बेचता है, गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 3 months, अमाउंट गुड्स की 50,000 है, मतलब X ने Y को एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के तहत 50,000 के गुड्स क्रेडिट पर दिए। Y कहता है मैं 3 महीने बाद तुम्हें पेमेंट करूंगा, X कहता है तू 3 महीने बाद पेमेंट करेगा, बट क्या गारंटी तू करेगा, मुझे डाउट है। Y कहता है एक काम कर, तुझे डाउट है, तू मेरे ऊपर एक बिल आज ड्रॉ कर ले, तू आज मेरे ऊपर बिल ड्रॉ कर,
जो पेबल आफ्टर 3 months होगा फॉर ₹50,000। बट मेरी एक कंडीशन है, बात बोलता है ये बिल तू अपने पास रखेगा, तो किसी और को देगा नहीं, ये जमानत के तौर पर रखेगा। इस बिल को तू कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर रखेगा, ताकि कल को 3 महीने के एंड पर मैं नहीं पे किया तो तू बोल सकता है बिल डिसऑनर्ड और तू मेरे ऊपर केस कर सकता है। तुझे लग रहा है ना कि मैं पे नहीं करूंगा, तो एक काम करना, बिल को ड्रॉ कर सकता है, बिल ड्रॉ कर 3 महीने के एंड पर मैंने पे नहीं किया, बिल डिसऑनर कहते हैं सूट फाइल कर दे। ठीक है सर, एक्स कहता है ये भी ठीक है, वाई ये बिल एक्सेप्ट करके एक्स को देता है, बट वाई ने कंडीशन क्या रखी है एक्स के पास, बिल एक्स को अपने पास रखना है, किसी और को एंडोर्स नहीं करना, ये कंडीशन वाई ने एक्स को रखी। पक्का बिल कब पेबल है, 3 महीने बाद, सब लोग है। एक्स 15 दिन बाद ही वो बिल जेड को एंडोर्स कर देता है फॉर वैल्यू, 15 दिन बाद। 3 महीने के अंत पर जेड जाता है वाई के पास, बिल लेकर पेश करता है, बताइए यू आर टू पे मी। वाई कहता है सॉरी, मैंने इस बिल पर कंडीशन डाली थी एक्स को कि एक्स ये बिल किसी और को एंडोर्स नहीं करेगा, वो अपने पास ही रखेगा एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। जेड कहता है तुम्हारी कंडीशन और तुम, मैं एचडीसी हूं, कौन हूं, तुमने जो कंडीशन रखी होगी वो किसको रखी थी, एक्स को, तो तुम और एक्स डू एवरीथिंग बोथ, मैं एचडीसी हूं, यू आर लायबल टू मी। मतलब वाई ने जो भी कंडीशन रखी थी एक्स के सामने, वो एक्स ने कंडीशन ब्रीच करके आगे जेड को दे दी। जेड को क्या पता, जेड ने तो गुड फेथ में लिया, क्योंकि बिल पर अभी भी टाइम लिमिट था, बिफोर मैच्योरिटी लिया, फॉर कंसिडरेशन लिया, इन गुड फेथ लिया, जेड एचडीसी है। तो कोई भी एस्क्रो वाला कंडीशन एचडीसी पर असर नहीं करेगा, एचडीसी हैज द राइट टू रिकवर। अरे बोलो, बट इसी को मैं ट्विस्ट करता हूं, अगर मान लो एक्स ने ये जेड को गिफ्ट में दिया होता तो जेड होल्डर होता, अब ड्यू डेट पर जेड क्या होता वाई के पास, वाई जेड को कहता है सॉरी मैं तुम्हें लायबल नहीं बिकॉज़ मैंने एक्स को कंडीशन रखी थी। अब यहां पर जेड वाई से रिकवर नहीं कर सकते बिकॉज़ यहां पर जेड एचडीसी नहीं है, ना ही एक्स एचडीसी है। अरे बोलो भाई, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं Z has got no right against Y, बट अगर Z के पास वैल्यू में आया है तो HDC को क्या है, प्रिविलेज है कि एस्क्रो वाली कंडीशन उसको एप्लीकेबल नहीं है। सब लोग हैं, अब पढ़ो इसको क्या लिखा है। सेकंड पॉइंट, as between immediate parties there is no liability to pay unless the conditions agreed are fulfilled। मतलब और x और y के बीच में कोई liability नहीं है, अगर x ने कंडीशन ब्रीच की तो y x को पे करेगा नहीं। बट आगे देखो, however when the instrument reaches the holder in due course all the parties to the instrument will be liable to such holders and the drawee or the maker must honor the negotiable instrument। अगर SDC के हाथ में होता है तो वो liable कर सकता है। मैंने समझा नहीं, पक्का। ऐसे एक और एग्जांपल इसको का बन सकता है, मैं कहूंगा x y के ऊपर बिल ड्रॉ करता है, ठीक है, y कहता है मैं बिल एक्सेप्ट करूंगा, बिल एक्सेप्ट करूंगा, बट मेरा कंडीशन है ये जो बिल एक्सेप्ट कर रहा हूं ना मैं, ये तू बिल डिस्काउंटिंग करेगा, क्या करेगा, मैक्सिमम तुझे जरूरत पड़ी तो तू क्या करेगा, ड्यूटी से बिल डिस्काउंटिंग करेगा, किसी और को एंडोर्स नहीं करेगा। बिल डिस्काउंटिंग आई होप यू नो, बैंक के पास जाकर डिस्काउंटिंग करेगा। भाई कहता है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं बट मेरा कंडीशन है तुझे जरूरत पड़ी बैंक ड्यू डेट से पहले तो बिल डिस्काउंटिंग करे। एक्स कहता है ठीक है, एक्स का बिल आता है बट एक्स वो जेड को एंडोर्स कर देता है, डिस्काउंटिंग नहीं करता, जेड से गुड फेथ में लेता है, फॉर वैल्यू लेता है। जेड आता है वाई के पास, वाई कहता है सॉरी मैंने बिल डिस्काउंटिंग के लिए कहा था, जेड कहता है तू और एक्स दोनों देखो मैं एचडीसी हूं मेरे पास राइट है, तो अगेन यहां पर एक्स ने वो कंडीशन डिस्काउंटिंग को फुलफिल ना करते हुए जेड को एंडोर्स कर दिया, तब भी वो बिल वैलिड है। सेकंड एग्जांपल, I hope you got to know। अब एस्क्रो के इस पॉइंट के साथ वो प्रिविलेज नंबर 5 पढ़ लो सर, प्रिविलेज नंबर 5 लाउडली पढ़ो, क्या लिखा प्रिविलेज नंबर 5 में, पढ़ो मेरे साथ। नो प्रायर पार्टी कैन अलेज, अलेज मतलब क्या, डिफेंड that negotiable instrument was delivered conditionally or for a special purpose only। क्या वाई ऐसा कह सकता था क्या कि मैंने स्पेशल पर्पस स्पेशल कंडीशन के साथ दिया है, जेड में मैं लायबल नहीं हूं, जेड का एचडीसी है तो वाई लायबल है। तो नो प्रायर पार्टी कैन डिफेंड हिमसेल्फ दैट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही हैड गिवन ओनली फॉर अ कंडीशन। एस्क्रो का उस पर कोई असर होता नहीं है।
सब लोग हैं पक्का? अरे बोलो, एस्क्रो के नीचे वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी देखा है। अच्छा नहीं देखा, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट चलो देख लेते हैं। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज एम्बिगुअस? कंफ्यूजन, एम्बिग्विटी होता है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। अच्छा कंफ्यूजन मतलब क्या, सुन लो पहले। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कब होगा? वो कहता है एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिस व्यक्ति के हाथ में आया है उसे ये देखकर समझ में नहीं आ रहा है ये प्रॉमिसर नोट है कि बिल ऑफ एक्सचेंज है। उस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर जिस तरह से उसको ड्रॉ किया गया है, जिस तरह से उसको फॉर्म किया गया है, ये कंफ्यूजन हो रहा है कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज की प्रॉमिसर नोट है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इतना फिक्स है, पार्टीज आइडेंटिफाई हो रही है, बट ये नहीं समझ रहा कि वन कंडीशनल ऑर्डर है कि अनकंडीशनल प्रॉमिस है। लॉ कहता है कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब एक पर्सन के हाथ में आता है और वो इंस्ट्रूमेंट में एम्बिग्विटी आ जाती है, वो प्रॉमिस नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज समझने में कंफ्यूजन है, तो वो व्यक्ति जो होल्डर है वो उसको जो कलर देगा उसके बाद उसका स्टेटस वो होगा। मतलब अगर उसने मान लिया नहीं ये प्रॉमिस नोट है तो उसके बाद उसका एंडोर्समेंट प्रॉमिस नोट की तरह होगा। उसने मान लिया नहीं ये बिल ऑफ एक्सचेंज है तो उसका बाद उसका एंडोर्समेंट बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह होगा। बट सर ये पहचानने का कैसा कि वो एम्बिगुअस है? एम्बिग्विटी किसे पहचानेगा? तो एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट के लिए उन्होंने तीन कंडीशन दी, तीन में से कोई भी एक फुलफिल हुआ तो भी वो एम्बिगुअस है। वो कहते हैं एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एम्बिगुअस तब होगा जब उस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर ड्रॉवर एंड ड्रॉई is the same person. Drawer and draw is the same person. तो negotiable instrument ambiguous है। सर drawer draw same कैसे हो सकता है? हो सकता है। Drawer draw भी same हो सकता है। Agent has drawn a bill on his principal. क्या नाम है? या प्रिंसिपल हैज ड्रॉन अ बिल ऑन हिज एजेंट। प्रिंसिपल ड्रॉज अ बिल ऑन हिज एजेंट के हर एक्ट के लिए कौन लायबल है? तो प्रिंसिपल और एजेंट में हम कहते हैं ड्रॉ ड्रॉई सेम हो सके। तो द लॉ सेज एक तो ड्रॉ ड्रॉई सेम है, नंबर 1। नंबर 2, ड्रॉई इज अ फिक्टिशियस पर्सन। फिक्टिशियस मतलब फेक, नॉट इन एग्जिस्टेंस, अनरियल। ड्रॉई इज अ फिक्टिशियस पर्सन, तब भी एम्बिगुअस है। ड्रॉई फिक्टिशियस कैसे हो सकता है? अगेन वही एक एग्जांपल है, दुर्गेश को मुझसे पैसे लेने 50 रुपए, मेरे पास रोज आता है 50 रुपए कब दोगे? मैं कहा कल दूंगा। ऐसा 3 महीना हो गया, परेशान हो गया। 3 महीने के अंत में आ गया, कब दोगे? मैंने कहा कल दूंगा। वो कहता है अब मैं तुम्हें कोई भरोसा नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा, पुलिस कंप्लेंट कर रहा हूं। मैंने कहा नहीं भाई कल आ जाओ, कल पक्का दूंगा। हो गया, अब वो कल आने वाला है। मैंने क्या कर दिया, एक थर्ड पार्टी XYZ के नाम से बिल ड्रॉ कर दिया और उनके नाम से मैंने एक्सेप्ट कर लिया, XYZ के नाम से। नेक्स्ट डे दुर्गेश आया, उसने बोला पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट तो नहीं बट बिल है XYZ नाम की पार्टी का जो 50 अमाउंट का है, 3 महीने बाद पेबल है, तो ये मुझसे रिकवर करना 3 महीने के अंत में। दुर्गेश ने सोचा पैसे तो आने से रहा, चलो बिल ले लो। दुर्गेश ने बिल मुझसे एक्सेप्ट कर लिया, हालांकि इस एक्सेप्टेंस में जो ड्रॉई था वो पहले से फिक्टिशियस है। तो द लॉ सेज ड्रॉई इज फिक्टिशियस, तो बिल एम्बिगुअस है। ड्रॉवर ड्रॉई सेम पर्सन तो बिल एम्बिगुअस है। या फिर ड्रॉई इनकॉम्पिटेंट पर्सन है, भाई क्या मतलब ड्रॉई माइनर है तो भी वो एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट है। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट की पहचान इन तीनों में से एक से होती है। क्या ये पढ़ो मेरे साथ सब लोग, क्या लिखा है? When an instrument can be interpreted either as a promissory note or bill of exchange due to its faulty drafting, it is called an ambiguous instrument. Such ambiguous instrument is valid. The holder must decide once for all whether he wants to treat it as a promissory note or a bill of exchange. Once he does so, he must abide by his decision. An ambiguous instrument is perfectly valid, and SDC can enforce payment of the due date from the maker or drawing concerned. कैसे नीचे बढ़ो? An instrument shall be ambiguous if, number 1, drawer and drawer are the same person, or number 2, drawer is an incompetent person, or number 3, drawer is a fictitious person. Drawer is a fictitious person. अरे बोलो भाई। अच्छा, तो ये fictitious instrument क्या है? पढ़ो नीचे। If the drawer or payee is a fictitious person. Oh. Ambiguous के लिए क्या जरूरी था? ड्रॉइंग फिक्टिशियस जरूरी था, और फिक्टिशियस के लिए क्या जरूरी है? एक तो ड्रॉवर फिक्टिशियस है या फिर
ड्रॉर फिक्टिशियस कैसे बन सकता है? ड्रॉर भी फिक्टिशियस हो सकता है। आप खुद तुरंत लिखो, तुरंत फिक्टिशियस इंस्ट्रूमेंट को लिखो, रेफर क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। चलो ड्रॉर फिक्टिशियस कैसे बन सकता है मैं बता रहा हूं, और यही हमारा प्रिविलेज नंबर 7 है। प्रिविलेज नंबर 7 आपके नोट्स के एंड में क्वेश्चन दिए ना, दिए कि नहीं? उसमें क्वेश्चन नंबर 10 में आओ सब लोग, मैं सब पढ़ना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है बोलो? X draws a bill on Y but signs it in the fictitious name of Z. The bill is payable to the order of Z. The bill is duly accepted by Y. अरे दोस्तों क्या हुआ है पता है? देखो ये X है, ये Z है और ये Y है। X ने Z के नाम से Y पर बिल ड्रॉ किया। X ने किसके नाम से? Z का नाम लिखते हुए ड्रॉ X ने किया। ड्रॉर के लिए किसका नाम लिखा है? Z का। और X ने वो बिल Y को भेज दिया। अरे बोलो ना, वो बिल Y को भेज दिया। जिस बिल पर किसका नाम लिखा हुआ था? Z का नाम लिखा हुआ था। तो Z के नाम से लिखा हुआ बिल X ने Y को भेज दिया। Y ने वो बिल देखा Z के नाम से ड्रॉ हुआ है, X ने भेजा है, बट Y ने फिर भी वो एक्सेप्ट करके X को दे दिया। X ने वो बिल आगे क्या लिखा पढ़ो, फिर से पहला लाइन पढ़ो। X draws a bill on Y but signs in the fictitious name of Z। यहाँ तक सब ठीक है? The bill is payable to the order of Z. The bill is duly accepted by Y. Y ने एक्सेप्ट किया। M obtains the bill from X। तो X ने वो बिल आगे किसको दे दिया? M को दे दिया, becoming its SDC। M SDC बन गया। Can Y avoid the payment of the bill? ड्यू डेट पर M गया Y के पास, Y M को कहता है भाई तू किसका बिल लेके आया? Z का। Z कौन है? मैं नहीं जानता Z कौन है, मैं नहीं जानता Z कौन है। Z ड्रॉर दिख रहा है इस बिल पर, Z ड्रॉर है ही नहीं इस बिल का, मेरा और Z का कोई संबंध नहीं। ऐसा कौन कह रहा है? Y M को कह रहा है मेरा और Z का कोई संबंध नहीं, इसमें तो Z ड्रॉर है। द लॉ सेज इस केस में ये इंस्ट्रूमेंट जो हुआ है ना, वो कौन सा हुआ है? फिक्टिशियस इंस्ट्रूमेंट हुआ है। अरे बोलो ना, जो यहाँ पर कौन फिक्टिशियस है? ड्रॉर फिक्टिशियस है। तो मैं कहूंगा Z was the fictitious person and X is the supposed drawer. Actual drawer X है। X ने, अरे भाई Z का नाम किसने लिखा? X ने। Z के नाम से साइन किसने किया? एंडोर्स Y के पास एक्सेप्टेंस के लिए किसने भेजा? Y ने एक्सेप्ट करके किसको दिया? X ने आगे किसको एंडोर्स किया? अब लॉ कहता है यहां पर ये फिक्टिशियस इंस्ट्रूमेंट तो हुआ, मैंने बता दिया आपको। अब इस फिक्टिशियस इंस्ट्रूमेंट में M तो HDC है, M तो पूरा फंस गया। तो वो कहते हैं HDC को ऐसे फिक्टिशियस इंस्ट्रूमेंट पर भी राइट होगा अगर HDC ने ये प्रूव किया कोर्ट में, HDC ने प्रूव किया कि माय लॉर्ड ये फिक्टिशियस बिल है एंड जो सपोज्ड ड्रॉवर है X उसी ने वो बिल ड्रॉ किया था और उसी ने मुझे एंडोर्स किया है। मतलब M को ये प्रूव करना है, फनी है, M को ये प्रूव करना है handwriting of the supposed drawer and the first endorsement made to M both are in the same handwriting. Writing of the or signature of the supposed drawer and endorsement to M both are in the same handwriting. Once proved by the SDC, SDC can enforce the bill from Y. Y is liable to SDC. But यहाँ पर SDC को क्या प्रूव करना है? हैंडराइटिंग सेम। फनी है बट वैसा पार्ट है। मैंने फिक्टिशियस इंस्ट्रूमेंट बता दिया, प्रिविलेज नंबर 7 आपको बता दिया। प्रिविलेज नंबर 7 में आ जाओ सब। प्रिविलेज नंबर 7 क्या दिया पढ़ो उधर, मैं सब लाउडली पढ़ो। प्रिविलेज नंबर 7 जस्ट हाँ पढ़ो क्या लिखा? प्रिविलेज इन केस ऑफ फिक्टिशियस बिल, द एक्सेप्टर ऑफ सच अ बिल। हमारे एग्जांपल में एक्सेप्टर कौन था? Y is liable to a HDC। HDC कौन था? M provided the later मतलब कौन? HDC can show that
द फर्स्ट एंडोर्समेंट, मतलब एक्स ने जो एम को किया था, एंडोर्समेंट किया था, एंड द सिग्नेचर ऑफ द सपोज्ड ड्रॉवर, मतलब कौन, एक्स, आर इन द सेम हैंडराइटिंग, अगर वो प्रूव हो गया तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये है। आपको लिखना होगा, अगर वहां पर एम ये साबित कर देता है कि एक्स ने जो ड्रॉ किया था वो हैंडराइटिंग और एक्स ने जो एम को एंडोर्स किया वो हैंडराइटिंग सेम है, तो उस केस में वो वैलिड है और वायलेबल। अरे बोलो भाई। फिक्टिशियस इंस्ट्रूमेंट के साथ मैंने 7 प्रिविलेज भी आपको बता दिए, सब लोग हैं। फिक्टिशियस इंस्ट्रूमेंट के नीचे इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन्ड फॉर अनलॉफुल कंसेंट ऑलरेडी हमने देखा, फोर्ज इंस्ट्रूमेंट हमने देखा, यस और नो। लेट अस सी some questions on this now, where we stand। फटाफट अभी आज के क्वेश्चंस आपको करने में, आपको एग्जैक्टली 10 मिनट दूंगा, 10 मिनट में सबको करनी ही है क्वेश्चंस, सब वर्चुअल स्टूडेंट्स आपको भी करने हैं, यू हैव टू डू इट, प्लीज कीप दैट इन माइंड। हमने कल क्वेश्चन को 1 2 3 किया था, अभी मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 and 15th, 4 5 6 7 8 and 15th, तो कितने क्वेश्चन हुए, 6 क्वेश्चन से 10 मिनट, फटाफट करो। मैंने कल आपको हिंट दिया था, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई भी है, डायग्राम इज द की, डायग्राम ड्रॉ करो और तुरंत आंसर जो भी वहां पे लिख लो पेंसिल से। Shall we? बोलो कितना टाइम चाहिए, हो गया सबका, करो फटाफट, होना ही चाहिए और 2-3 मिनट है।
चलिए ओके, तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे बोलो, डिसाइड वेदर डी कैन sue the prior parties of the bill. बोलो, because डी के पास वैल्यू में है, whether the prior parties other than D have any right of action inter se, inter से like between them. The answer is no, because it is without consideration. सबने समझा ना? और ये accommodation bill का क्वेश्चन था. Question number 5. Will he succeed against either or both? कौन से प्रोविजन पर ये क्वेश्चन है? अनलॉफुल कंसेशन. तो व्हाट हैज हैपेंड इस केस में? बोलो, will he succeed against either or both? He can succeed against both. He can succeed against both ना? Because he is a SDC और SDC has a privilege. जैसा 5 है वैसे 15 है. 15 और 5 सेम है ना एग्जैक्ट? नहीं तो सुनो, अरे हाँ कि नहीं? नहीं. गधों जिन्होंने बोला होगा कि ये दोनों सेम है, तो मैं आपको बता दूं 15 क्वेश्चन में और 15th में उसमें लिखा है सी हैड नॉलेज ऑफ द पेमेंट. तो सी उस केस में एसडीसी नहीं हुआ, सी होल्डर हुआ. और उस केस में सी हैज नो राइट अगेंस्ट एनी ऑफ देम. सी के पास कोई राइट नहीं, बिकॉज़ सी होल्डर है, बिकॉज़ सी होल्डर है. एक शब्द पूरा आंसर चेंज कर दिया. इसलिए मैंने जानबूझकर 5 और 15 दोनों आपको दी. 5th में सी कैन सी, बट 15 में सी कैन नॉट. वो क्लियर है ना? अरे बोलो हाँ. मैं ये कह सकता हूँ कि 6th क्वेश्चन, चलो कौन सा प्रोविजन हो? 6th क्वेश्चन कौन सा प्रोविजन पर है? एस्क्रो पर है. उसका आंसर भी पता है. डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ सी एज अगेंस्ट ए एंड बी. सी एज राइट ना? सी एज टेकन दैट एज एसडीसी. क्लियर है? 7th and 8th ये दोनों इन कौते पर है. दोनों में कैन सी इक्वल 2007 में, यस सी कैन इक्वल 2008 में, कैन इक्वल दिस अमाउंट, यस सी कैन, बिकॉज़ एसडीसी को राइट है, वो एंटायर अमाउंट इक्वल कर सकते हैं. अरे बोलो ओके ना? वी डिस्कस दैट. क्वेश्चन नंबर 1 to 8 we have discussed, then 10th we have discussed, then we have discussed, I will say 15th. 16th क्वेश्चन टू 23rd क्वेश्चन आपका होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 23 होमवर्क है जो आपको करना ही है. 16 टू 23rd मैंडेटरी, मस्ट फॉर यू ऑल. 16 टू 23rd. तो कुल मिलाकर जो 31 क्वेश्चंस है, कितने? 31 क्वेश्चंस. उनमें से मैं कहूंगा कौन से पेंडिंग है? 9 पेंडिंग है, 11 टू 14 पेंडिंग है, करेक्ट? 11 to 14 पेंडिंग है and 24 to 31 पेंडिंग. What I'm saying now, listen carefully. मतलब ये 4 और 1 5 और ये 8 क्वेश्चन. 30 क्वेश्चंस पेंडिंग है आउट ऑफ 31 जो होमवर्क आप करोगे उसके बाद. मतलब 18 क्वेश्चन हमारे हो गए और हमने 7 प्रिविलेजेस भी दी थी. टोटल प्रिविलेजेस 9 है. कितने? 9. वो 2 प्रिविलेजेस को लेकर इसमें क्वेश्चंस है. क्वेश्चन नंबर 11 टू 14 क्या था? जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें हम देख रहे हैं वो 8th और 9th प्रिविलेज आ रहा था. मतलब मैं नेक्स्ट और लास्ट सेशन हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मैं क्या करूंगा? वंस यू हैव डन द होमवर्क, सबसे पहले हम होमवर्क डिस्कस करेंगे एंड what I will be discussing with you is only from question number 9, then 11 to 14 and 24 to 31. इसके जो भी concepts है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा. Is it clear? That will discuss and will complete negotiable instrument act. जो मैंने टास्क दिया आपको, again I said आपको ये 31 questions करने हैं और इसके बाद लास्ट नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कुछ थियरी क्वेश्चंस दिखा दूंगा. वो थियरी क्वेश्चंस करने हैं आपके एग्जाम में. उसके बाद क्वेश्चन आएगा. क्लियर?